नाउन देख लिए कितने प्रकार। अब देखो आपने पढ़े होंगे प्यारे बच्चों, क्या पढ़े होंगे, कारक। कारक किसे कहते हैं और कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में तो आपको पता है कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8। लेकिन आज आप अंग्रेजी में भी सीख लो कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। देखो कारक को हिंदी में क्या कहते हैं, कारक ही कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं केज, ठीक है, हिंदी में कहते हैं कारक। और कारक किसे कहते हैं ये भी देखो, केज शोस द रिलेशनशिप ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। यानी केज यह दर्शाता है कि कोई संज्ञा या कोई क्या लिखा है, प्रोनाउन वाक्य में अन्य शब्दों के साथ किस प्रकार से संबंध रखता है। जैसे ये लिखो, ये लिख क्या है, पेन, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये मेरी पेन है, तो ये मेरा शब्द है, ये इस पेन से और मेरा क्या बता रहा है, संबंध दर्शा रहा है। जैसे कह सकते हो तुम्हारी किताब, तो किसकी किताब, तुम्हारी, तो तुमसे और किताब का संबंध जो वर्ड दर्शा रहा है वही आपका केस कहलाता है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, आई गेव मी ए बुक, आई गेव हिम ए बुक। तो इसमें देखो जो हिम है ना, हिम का मतलब क्या हो गया, उससे, तो उससे और पुस्तक से क्या संबंध है। यहाँ पर हिम ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, ये बात आपको पता है, और इससे क्या संबंध बता रहा है, संबंध बता रहा है, किस प्रकार से बता रहा है वो आपको एक एक करके बताएंगे। अभी आपको ये बताया जा रहा है कि केज किसे कहते हैं, कैसे पहचानते। देखो सी इज माई फ्रेंड, अब देखो इससे और इससे संबंध कौन बता रहा है, माई, यही तो बता रहा है ना। तो ये सी है, सब्जेक्ट है, और इसका संबंध जो क्या बता रहा है, माई बता रहा है। तो यहाँ पर ये और ये सभी आपके क्या कहलाते हैं, केज कहलाते हैं। अब केज कितने प्रकार के होते हैं इसे देख लो, केस मत कहते भाई साहब, केस के नाम सुन के तो अच्छे अच्छे की हवा खराब हो जाते हैं। अब देखो क्या लिखा है प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पर लिखा है आपके सामने कि काइंड्स ऑफ केस, कारक के प्रकार। कारक के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कारक के कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में 3 होते हैं और हिंदी में आपके 8 होते हैं, ठीक है। तो वो हिंदी वालों से पढ़ लें। अब देखो सबसे पहला क्या है, नॉमिनेटिव केज, जिसे कहते हैं कर्ता कारक। इसे सब्जेक्टिव केज कह लो, चाहे आप नॉमिनेटिव केज कह लो। तो आपने देखो कभी एक साड़ी देखी होगी, लिखा होगा आई, फिर लिखा होगा मी, फिर क्या लिखा होगा, माई, और फिर आपने देखा होगा माई। इस तरीके से लिखा है, ऐसे ऐसे इस तरीके से बनी होती है सब्जेक्टिव केज, ऑब्जेक्टिव केज, पजेसिव केस, इसे ही तो कहते हैं 3 प्रकार के, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कर्ता कारक, तो यूज्ड फॉर सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। कर्ता कारक वहां पर होगा जो किसी सेंटेंस में किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। तो इसमें देख लो जो संज्ञा या सर्वनाम वाक्य का कर्ता, प्रोनाउंस एग्जांपल देखो, आई है, बी है, यू, ही, सी, दे, ये सब क्या है आपके प्रोनाउंस हैं। लेकिन ये किसका काम करते हैं, ये काम करते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर। आपको पता है किसके स्थान पर काम करते हैं, सब्जेक्ट के। जैसे ऑब्जेक्ट के स्थान पर आई लिखा तो आई नहीं लिखा जाएगा, मी लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट के स्थान पर काम करते हैं वो आपके सब्जेक्टिव केस कहलाते हैं, ठीक है। तो कभी ये तो मासा हमें पता था, लेकिन आगे आगे चल के देखो होता क्या कि कैसे कैसे प्रयोग होता है, किसके साथ कौन सा, ये भी सब बताया जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा है आई एम ए स्टूडेंट, तो ये है ना कारक है आपका, केज है। तो कौन सा केज है, देखो किसके स्थान पर आया, सब्जेक्ट के। तो आपको पता होना ये कौन सा हो गया, सब्जेक्टिव केज होगा ये। अब देखो यहाँ पर देखो वह यहाँ पर देखो लिखा है, तो ये किसके स्थान पर आया, सब्जेक्ट। तो आपका ये भी सब्जेक्टिव केज कह लो इसे, चाहे आप इसे नॉमिनेटिव केज भी कह सकते हो प्यारे बच्चों, ठीक है। जो सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होंगे वो आपके सब्जेक्टिव केस कहलाएंगे। अब ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग देखो, ऑब्जेक्ट केस जिसे कहते हैं कर्म कारक, क्या कहते हैं, कर्म कारक। ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं जिसे यूज फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और प्रीपोजिशन, जो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो या किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, वह आपका क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा, कर्म कारक। क्या कहलाएगा, कर्म कारक। यहाँ पर देखो क्या हो गया, जैसे आपने यहाँ पर आई देखा था, क्या हो गया, यहाँ पर बी था, यू का यूर होता है, और यहाँ पर क्या था आपका ही, और यहाँ पर क्या था बताओ, सी था, और यहाँ पर था आपका दे। तो ये ऊपर जितने लिखे हैं प्यारे बच्चों, ये आपके क्या है, सब के सब सब्जेक्ट है। तो
तो ये क्या हो जाते हैं, सब्जेक्टिव केज हो जाते हैं। इसे आप दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, जल्दी से बताओ। इसे दूसरे नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केज। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लास को शेयर भी कर दिया करो। लाइक तो बहुत कम बच्चे करते हैं क्योंकि पसंद ही नहीं करते हैं क्लास, क्योंकि पढ़ना लिखना आजकल के बच्चों को ना थोड़ा अच्छा कम लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है कि रील्स को स्क्रॉल करना, नाचते हुए देखना, गाली बकते हुए देखना। अरे भाई साहब, जब आप लोग पढ़ाई नहीं करोगे तो हमारे देश का जो भविष्य है वो बहुत ही ज़्यादा अंधकार की तरफ जा रहा है। आने वाले बच्चे, यानी आप भविष्य हैं इस देश का, और आपको इस भविष्य की जिम्मेवारी लेनी चाहिए। पढ़ाई करो मेहनत से, नौकरी के पीछे मत भागो। पहले आप अपने आप को इतना क्या कर लो, एजुकेटेड कर लो, शिक्षित कर लो कि लोग आपको नौकरी के लिए तराशते फिरें। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। देखो आपसे यहाँ पर पूछा जाए तो सी क्या है, सी आपका सब्जेक्टिव केस है, और मी क्या है, मी आपका ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ठीक है। अब देखो इसमें आई क्या है, आई आपका सब्जेक्टिव केज है। अब इसमें देखो देम है, देम क्या है आपका ऑब्जेक्टिव केज है। तो प्यारे बच्चों, इसको आपको क्लियर तरीके से पता होना चाहिए। जैसे देम लिखा है तो देम का सब्जेक्टिव केज बनाओगे तो क्या बनेगा, देम। ठीक है। तो आपको दो चीज क्लियर हो गई कि जो सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होगा वो सब्जेक्टिव केज होगा, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होगा वो ऑब्जेक्टिव केज कहलाएगा। अब नेक्स्ट देखो, इसमें देखो, इसमें आपसे क्या बताया गया, आपको बताओ जल्दी से। देखो पजेसिव केस, संबंध कारक जिसे कहते हैं पजेसिव केस। ठीक है। ये संबंध बताएगा, शो ऑनरशिप और पजेशंस। देखो जो संज्ञा या सर्वनाम किसी का स्वामित्व या किसी का संबंध दर्शाए, ठीक है, वो आपका क्या होगा, क्या होगा आपका पजेसिव केस होगा। जैसे यहाँ पर देखो पहले क्या था, आई, फिर क्या हुआ, मी। यहाँ पर क्या था, जल्दी से बताओ, बी, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, अस। यहाँ पर क्या था, यू, और ऑब्जेक्ट भी था आपका यू। अब यहाँ पर देखो क्या था, सब्जेक्ट था ही, और ऑब्जेक्ट था इसका हिम। अब यहाँ पर देखो क्या था, सी, ऑब्जेक्ट आपका क्या था, क्या था आपका ऑब्जेक्ट आपका क्या था, जल्दी से बताओ, ऑब्जेक्ट था आपका है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था, दे था, ऑब्जेक्ट क्या था प्यारे बच्चों, क्या था, दे। तो ये वाले ये सब है आपके, ये क्या होते हैं, ये आपके सब्जेक्टिव केज होते हैं, जिसे नॉमिनेटिव केज कहते हैं। ये आपके क्या होते हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव केज होते हैं। क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव केज होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये आपके होते हैं, क्या होते हैं, जल्दी से बताओ, पजेसिव केज कहलाते हैं। ठीक है। इतनी सी बात क्लियर होगी प्यारे बच्चों। अब देखो ये सब क्या है, ये संबंध दर्शाते हैं। देखो दिस इज माई बुक, तो ये मेरा और मेरी किताब से क्या बता रहे हैं, संबंध। यह है मेरी किताब, तो यही तो बता रहा है किताब से संबंध। अब देखो दैट इज देयर हाउस, वह उनका घर है, तो उनसे और उनके घर से संबंध बता रहा है। तो आपका इस कंडीशन में क्या हो जाता है, पजेसिव केस हो जाता है। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों, जो पजेसिव केस कितने प्रकार के होते हैं और किसे कहते हैं और कैसे बदले भी जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। जब सब्जेक्ट होगा तो वहां पर आई, ऑब्जेक्ट मी और पजेसिव माई। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, अब यहां पर आपको ये बताया गया है कि जो क्या चीज केस है, जो केज हैं, कारक हैं, वो कैसे प्रयोग होते हैं, किसके साथ प्रयोग होगा, किसके साथ नहीं होगा, अगर होगा तो कैसे होगा। देखो यहां पर आपको देखना है, यहां पर थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखो क्या लिखा है, पजेसिव केस का प्रयोग कई प्रकार से हो सकता है। पहला देखो, रूल नंबर फर्स्ट है, उसमें भी ए है, जीवधारियों के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाने से। जब भी आपने देखा होगा क्या लिखा, स्टूडेंट्स नेम, तो उसमें स्टूडेंट्स में अपोस्ट्रोफी एस लिखा होता है, क्योंकि जो स्टूडेंट है ना वो कैसा जीवधारी है, तो वहां पर आप क्या लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, काउ, तो काउ को पता है आप कैसी है, लिविंग है, यानी जीवित प्राणी है, तो उसमें आपने पहले क्या लगाया, एस, क्या लगाया, अपोस्ट्रोफी चिन्ह, उसके बाद आपने एस लगाया, टेल इज वेरी लॉन्ग। तो देखो यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, का।
ठीक है। गाय की पूंछ कैसी होती है? बहुत लंबी होती है। इस बात को बताएं कि गाय की पूंछ बहुत लंबी है। तो इससे देखो गाय की और पूंछ से संबंध बता रहा, तो कौन बता रहा है? ये कारक बता रहा है। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो दूसरा, मोहन क्या है? जीवित प्राणी है। तो पहले आया है अपोस्ट्रोफी चिन्ह, उसके बाद एस है, और पेन से मोहन का संबंध है कि मोहन की जो कलम है, मोहन की या का, उस कंडीशन में क्या आता है? अपोस्ट्रोफी एस आती है। हैज बीन लॉस्ट, यानी क्या हो चुकी है? खो चुकी है। क्लियर प्यारे बच्चों? दूसरा देखो, सिंगुलर नाउन में पहले अपोस्ट्रोफी चिन्ह आएगा। देखो ऐसे सिंगुलर नाउन लिखा, पहले क्या आया? चिन्ह आया, और उसके बाद एस लगाया जाए। देखो उसके बाद क्या लगाया गया? एस लगाया। इतनी बात क्लियर। जैसे दिस इज रमेश बुक, तो रमेश एक वचन है, तो पहले क्या आया? चिन्ह आया, उसके बाद ऐसा। इतनी बात क्लियर। बहुवचन में ऐसा नहीं है, बहुवचन में ऐसा नहीं है। देखो प्लूरल में पहले ऐसा है, उल्टा हो जाता है, लेकिन सब में नहीं होता है। ध्यान से देखना, पहले ऐसा आएगी और इसके बाद अपोस्ट्रोफी चिन्ह लगाया जाता है। अब यहाँ पर क्या लिखा है? दीज आर द बॉयज। देखो क्या है? पहले ऐसा है, क्योंकि बहुवचन है तो पहले एस आएगी, उसके बाद अपोस्ट्रोफी चिन्ह लगा है, उसके बाद लिखा है बैग्स। क्लियर? अब यदि उसका प्लूरल एस पर समाप्त होता है, यदि उसका प्लूरल एस पर समाप्त होता है, जैसे यहां पे लिखा है, क्या लिखा? द बॉयज बुक। इसका जो प्लूरल है, देखो अब इसको देखो, बॉयज स्कूल, यहां पर ये कह रहा है, क्या कह रहा है? बॉय मींस क्या होता है? लड़का। तो यहां पर होगा, क्या होगा? जल्दी से बताओ। लड़का एक है ना, तो आपको ये ऐसे देख लो, यहां पर हो जाएगा लड़के का स्कूल, लड़के की किताब, लड़के की किताब, ठीक है। अब देखो लड़का एक है, तो इस यहां पर ऐसा नहीं, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसमें पहले क्या आया है? साइन आया है, अपोस्ट्रोफी, उसके बाद ऐसा ही। तो आपको बताया गया था ना, देखो एक वचन में पहले क्या आएगा? क्या आएगा? पहले अपोस्ट्रोफी चिन्ह आएगा, उसके बाद ऐसा ही। तो इसमें पहले चिन्ह आया है, उसके बाद ऐसा ही। तो ये बात आपको डिसाइड करनी है कि एक वचन है ये। अब देखो इसमें जब वॉइस आपसे बात की गई थी, तो पहले ऐसा ही है, उसके बाद साइन आया है, उसके बाद लिखा है स्कूल, तो ये बहुवचन हो गया। ठीक है, क्या हो गया? लड़कों का स्कूल। क्लियर? नेक्स्ट देखो दूसरा, अब ये आ गया आपका बी नंबर। क्या आ गया आपका? बी नंबर। देखो क्या लिखा है? पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ, अर्थात पता है कि क्या बताया गया है? यानी बेजानदार चीजों के साथ उन्हें क्या माने। देखो क्या लिखा है? नेचुरल, ये निर्जीव है लेकिन इसको सजीव माना गया है, तो इसमें पहले साइन है, फिर अपोस्ट्रोफी है, इसमें लिखा है प्रकृति का काम। फॉर्चून्स, पहले एक वचन माना गया इसको, उसके बाद क्या आया है? साइन है, उसके बाद एस है, फेवरेट। ठीक है, नेक्स्ट एट ड्यूटीज कॉल। तो देखो ड्यूटी ऐसे निर्जीव होता है लेकिन सजीव माना गया है, तो उस कंडीशन में पहले साइन आया है, उसके बाद एस लगी। ऐसे इसमें देखो एट दैट्स डोर, तो आपको पता है जो डेथ है क्या है? क्या है डेथ? एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ही तो है, या एब्स्ट्रैक्ट क्या है? विचार है। तो ये आपको दिखाई नहीं पड़ती है, इस बात को आपको पता है, लेकिन इसको एक वचन माना गया है और साथ ही साथ इसको सजीव माना गया, लिविंग थिंग माना गया है। तो यहाँ पर चिन्ह आया, उसके बाद एस आई। इतनी बात क्लियर है। ये दूसरा था पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ जब बेजानदार हो और उनको जानदार चीज माना जाए, उस कंडीशन। नेक्स्ट देखो किसके साथ? बी। अब आपने देखा बी नंबर देख लिया, अब यहां पर आप देखो किसके साथ? टाइम की बात हो, स्पेस की बात हो, डेट की बात हो, तब भी आप
क्या लगाएंगे, पहले अपोस्ट्रोफी फिर एस लगाएंगे। देखो डे क्या है आपका, समय है। देखो डेज मार्च, मार्च का दिन। क्या लिखा है, ए पाउंड्स वेट, तो वेट है यहाँ पर, बात सीधे सीधे वेट की बात की गई है, यानी 1 पाउंड वजन। देखो 3 डेज लीव, यहाँ पर ये बहुवचन हो गया, पता हो गया ना, क्योंकि 3 आ गया, और जब बहुवचन इसका ऐसे ही बनता है तो आपको पता पहले एस आ गई फिर चिन्ह आ गया। इस बात को भी गौर से देखना। अब देखो यहाँ पे लिखा ए मीटर्स, तो ए आ गया, एक वचन है तो इसलिए पहले साइन आया है, उसके बाद क्या है, अपोस्ट्रोफी के बाद एस लगी है, लेंथ 1 मीटर लंबाई के लिए। ये किसके लिए, टाइम स्पेस और वेट के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। अब देखो कुछ परिचित जो फ्रेज है, क्या है, फ्रेज है, उनके साथ, ऐसा नहीं है आप किसी भी फ्रेज के साथ प्रयोग कर लो, नहीं, तो आपके जाने पहचाने। क्या लिखा है, एट हिज फिंगर्स एंड, क्या होता है, पूरी तरह से जाने। तो इसमें जो फिंगर्स है यहाँ पर ये अपोस्ट्रोफी एस है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, एट आर्म्स लेंथ, दूरी बनाकर रखना या दूरी बनाए रखना के लिए। नेक्स्ट एट वंस वेट्स एट्स, देखो इसमें भी क्या है, एक वचन है तो यहाँ पर पहले चिन्ह आया उसके बाद ऐसा है, इसलिए बहुवचन है तो पहले ऐसा आ गया फिर साइन है। इस बात को बहुत परेशान, इसका एट वंस वेट्स का एंड का मतलब होता है बहुत ज्यादा परेशान होना। नेक्स्ट है आपके सामने, देखो अब आपका ये रूल नंबर फर्स्ट था, रूल नंबर सेकंड है, इसको देखो क्या लिखा है, जिन संज्ञाओं के अंत में क्या दिया, सी या एस हो तथा अंत में सेक हो, क्या हो, सेक हो, तो उनमें केवल अपोस्ट्रोफी चिन्ह लगाते हैं। क्या है, उनमें केवल अपोस्ट्रोफी चिन्ह लगाते हैं, एस नहीं लगाते हैं। इसमें क्या क्या दिया है अंत में, देखो सीई है, ठीक है, या एस तो आपने पहले देख लिया कि जैसे बॉयस है बहुवचन है, इसके साथ साथ आपने देखा सीई भी है, जैसे यहाँ पे देखो सीई है, तो इसमें आपको एस नहीं लगानी है, केवल और केवल ये साइन लगाना। देखो जस्टिस सेक, इसमें एस, तो इसमें भी केवल साइन ही है, इस बात को आप ध्यान रखना। क्या लिखा है, फॉर कॉन्शियंस कंसाइंस से, आत्मा की शांति के लिए, फॉर जस्टिस से, न्याय के लिए, या फॉर गुडनेस से, भलाई के लिए। इस बात को नोट करते रहना प्यारे बच्चों। देखो नेक्स्ट यहाँ पर आपसे क्या बताया गया, जल्दी से देखो, रूल नंबर थर्ड है, यहाँ पर आपसे चर्चा की गई है कि जब पुरुष स्त्री बच्चों के लिए नाउन बहुवचन में हो लेकिन उनके अंत में एस नहीं लगा हो, जब बहुवचन हो लेकिन एस नहीं लगा हो, तब तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा। जैसे देखो वुमेन है, इतना देखो वुमेन लिखा है, बहुवचन है पता है, लेकिन इसके अंत में एस नहीं है, तो आप जब अपोस्ट्रोफी एस लगाओगे किसकी अंग्रेजी में, काटी के में, तो आपको अपोस्ट्रोफी चिन्ह के साथ आपको एस लगानी पड़ेगी। उसके देखो महिलाओं का खिलाफ, ठीक है, इसमें देखो चिल्ड्रन में जब बहुवचन होता है तो चिल्ड्रन लिखा जाता है, तो इसमें एस नहीं है, तो इस कंडीशन में जब आप किसका कारक का प्रयोग होगा तो क्या लगाओगे, पहले अपोस्ट्रोफी चिन्ह उसके बाद एस लगाओगे। चिल्ड्रंस लाइब्रेरी, बच्चों का पुस्तकालय, इसको भी आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है, बहुत बढ़िया। रूल नंबर 4 है प्यारे बच्चों आपके सामने, देखो इसमें आपको एक बेहतरीन पॉइंट बताएगा। देखो कंपाउंड नाउन्स के अंत में, कंपाउंड नाउन्स के क्या लिखा है, अंतिम शब्द के साथ एस लगाकर पजेसिव बनाते हैं। तो कंपाउंड नाउन होते हैं, जैसे आपको बताया गया था, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, तो जो लास्ट का आपका जो अंतिम शब्द है उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा करके ही आप कारक का प्रयोग करेंगे। दिस इज माई सिस्टर इन लॉस हाउस, दैट इज माई फादर इन लॉस ऑफिस, इस तरीके से ये कंपाउंड नाउन है, ये आपका इतना, तो इतना है, इसमें आपने अपोस्ट्रोफी के साथ आपने एस लगा करके ही केस का प्रयोग किया है। नेक्स्ट रूल नंबर 5 है प्यारे बच्चों आपके सामने, देखो क्या लिखा, जल्दी से बताओ। देखो रूल्स नंबर 5, जब कोई वस्तु दो नर या नारी की साझेदारी की बात की तो एस बाद वाले नाउन में लगाते हैं,
किस में लगाते हैं? बाद वाले। देखो सीता एंड सरला, देखो इन दोनों के साझे की बात हो रही है, ठीक है। अब क्या लिखा? सरलास स्कूल इज वेरी फार। सीता और सरला का जो स्कूल है वो बहुत दूर है, तो स्कूल किसका है? दोनों का है, सीता का और सरला का, ये करेंगे। तो इस कंडीशन में आप बाद वाले में एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। बहुत बढ़िया। मोहन एंड सोहन स्लेट इज मेड ऑफ टिन। दोनों की, मोहन की और सोहन की जो स्लेट है कैसी है? किससे बनी हुई है? टीन से बनी हुई है। दोनों की बात हो रही है। बहुत बढ़िया। देखो रूल नंबर 6 है, क्या है? रूल नंबर 6। इसमें पता है, किंतु जब दो व्यक्तियों की अलग अलग की बात की जाए, इससे पहले दोनों व्यक्तियों की जो साझेदारी की बात थी, अब जब दोनों व्यक्तियों की अलग अलग की बात की जाए, देखो तो क्या लिखा है? एस प्रत्येक के बाद आएगा। देखो मोहन्स में भी एस है, सोहन्स में भी। स्लेट्स आर वेरी कॉस्टली। अब मोहन की और सोहन की अलग अलग की बात हो रही है, एक ही नहीं है। मोहन की अलग है और सोहन की अलग है। तब इस कंडीशन में आप दोनों में लगाएंगे, एक में नहीं लगाएंगे। अगर बाद वाले में लगा दिया तो ध्यान रखना आप कि वो एक ही है दोनों की साझेदारी की। अब देखो शैलीस एंड वर्थवर्ड्स पोएम आर वेरी इंटरेस्टिंग। देखो शैली जी की बात हो रही है, राइटर है, ये भी राइटर है, तो इनकी दोनों की बात हो रही है। दोनों की जो कविताएं बहुत ही ज्यादा कैसी हैं? रोचक हैं। तो इनकी दोनों की बात हो रही है। अगर केवल यहाँ पर बात लगा देते, इसमें नहीं लगाते, तो शैली और वर्थवर्ड्स की कोई ऐसी कविता की बात होती जो दोनों की साझेदारी में लिखी। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब देखो दोनों की अलग अलग पोएम्स यहाँ पर बताई गई। बहुत बढ़िया। आप देखते हैं, आप प्यारे बच्चे यहाँ पर बताया गया है कि डबल पजेसिव। क्या लिखा है? डबल पजेसिव। डबल पजेसिव कब आता है? देखो डबल पजेसिव का प्रयोग कभी नहीं करते, इस बात को आप ध्यान रखना। देखो यहाँ पर प्रयोग बताया गया है। देखो माई वाइफ्स ब्रदर्स सन हैज कम। देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो डबल हो गया ना भाई साहब। कितनी बार हो गया? ये 2 बार हो गया, लेकिन 2 बार नहीं करते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना। कैसे करेंगे सही तरीके से? द सन ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर, एक के लिए आपको ऑफ लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है? द सन ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर हैज कम के लिए डबल अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग एक सेंटेंस में नहीं करना है। कब? जब बीच में कोई एंड नहीं आया है। जब आपको इसमें से पहले बताया गया था, जब सेपरेटली की बात की जाए कि दोनों की अलग अलग क्या वो भागीदारी हो, साझेदारी होगी तो बाद वाले में, भागीदारी होगी तो दोनों में, ठीक है। अब यहाँ पर मेरी भी है और उसके का साथ में भाई साहब और दूर की बात करते हैं। इसमें देखो लिखा है माई मास्टर्स ब्रदर्स डॉटर हैज परचेज्ड ए कार। देख रहे हैं? मास्टर्स भाई साहब मास्टर में भी आ गया और ब्रदर में भी आ गया, ये तो नाइंसाफी है, 2 बार नहीं करना। कैसे लिखा जाएगा? देखो द डॉटर ऑफ माई मास्टर्स ब्रदर, द डॉटर ऑफ माई मास्टर्स ब्रदर हैज ए कार। क्लियर हो गया? इससे आपको पता चला कि एक सेंटेंस में डबल पजेसिव का प्रयोग नहीं करेंगे जब तक वो सेपरेटली की बात ना करें। देखो प्यारे बच्चों, ये थी आपके कि कारक किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कारक को कैसे प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। जिन बच्चों को क्लास अच्छी लगी वो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और प्लीज़ एक बार फिर कहेंगे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक शानदार अगली क्लास में, जिसमें आपका टॉपिक होगा 9 नंबर संज्ञा के वचन, कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाए जाते हैं।